नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर, यानी सबके लिए एक समान कानून, जिसका मिनी वर्जन आज उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में पेश कर दिया। आगे सवाल यह है कि जब धामी का यूसीसी ऐसा है तो मोदी का यूसीसी कैसा होगा। मोदी सरकार को भी पूरे देश में यूसीसी लाना ही है। राम मंदिर और 370 के बाद यही उसका तीसरा वचन है जो पेंडिंग है। लॉ कमीशन सुझाव इकट्ठे कर रहा है। अब आपको उत्तराखंड सरकार के यूसीसी की खूबियां बताते हैं। 202 पन्नों का ये यूसीसी बिल 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा शादी और तलाक पर है, दूसरा उत्तराधिकार पर, तीसरा लिव इन रिलेशनशिप पर और चौथा कानूनी प्रावधानों पर है। पूरे बिल का सार ये है कि इन सारी चीजों में जो हिंदुओं के लिए जरूरी है वही मुसलमान और बाकी धर्मों के लिए भी जरूरी होगा। शादी से तलाक तक सबके लिए एक कानून होगा। हलाला, इद्दत जैसी चीजों पर बैन होगा। जमीन जायदाद के बंटवारे के नियम भी एक जैसे होंगे। बिल उत्तराखंड में आया है लेकिन विरोध देश भर में हो रहा है। पहला आरोप तो वही पुराना है कि ये यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन विरोध में कई लॉजिक तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप समझ नहीं सकते कि कवि कहना क्या चाह रहा है। पहला लॉजिक ये है कि यूसीसी राज्य क्यों ला रहा है, केंद्र क्यों नहीं ला रहा। फिर ये भी कह रहे हैं कि यूसीसी लॉ ही क्यों ला रहा है। दूसरा लॉजिक ये है कि आजकल 4-4 शादियां करता ही कौन है। फिर ये भी कहा जाता है कि शरीयत में जो हुक्म मिला हुआ है उससे कोई कानून कैसे ढक सकता है। एक दावा यह है कि हमारे लिए बेटा बेटी दोनों बराबर है, लेकिन फिर यूसीसी में बेटे बेटी को समान उत्तराधिकार देने का विरोध भी किया जा रहा है। और फिर एक सियासी आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड का यूसीसी तो सिर्फ एक ट्रेलर है। मोदी सरकार मैसेज दे रही है कि तीसरा टर्म मिलते ही असली यूसीसी भी लेकर आएंगे, यानी ये सब 24 की वोट पॉलिटिक्स है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती जो सारे देश के ऊपर लागू होता। क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? नहीं होना चाहिए। इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई? देश हित में, राष्ट्र हित में, और ये जरूरी था। अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन लोगों ने एक दबाव पैदा करने के लिए कानून ला रहे हैं। अब ये सब बीजेपी का देखिए, ये सब जुमलाबाजी है। अगर यूसीसी लाना है और क्या करना है वो पार्लियामेंट में लाते, विधानसभा में उस पर चर्चा करें। अगर कोई आपका औचित्यपूर्ण कोई सुझाव होगा तो उसको उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। उसमें कुछ कानून ऐसे हैं जो बुलाए के खिलाफ, तो हम उसे मानने को तैयार हैं। विरोध वो कर रहे हैं जो बिल को समझ नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में अपने को बचाने के लिए तमाम इस तरह के हथकंडे अपनाएगी। 75 साल लग गए। हमारी वह मुस्लिम बहनें 4-4 विवाह होते हैं, किस प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है। आज वह विरोध समाप्त हुआ है। सरकार ये नहीं बता पा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट खत्म होगा, हिंदू एडॉप्शन एक्ट निकालोगे आप, क्या गोवा का सिविल कोड खत्म कर देंगे आप। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा?
इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़े हुए हैं मैं आपको बता देता हूं। राखी टाटौर जी हैं, प्रखर प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शाहिद अली साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद शरीफ साहब, अध्यक्ष साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक है, लेखक है, चिंतक है, RSS से जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ है। दानिश कुरैशी जी है, नेता है AIMIM के, वो मेरे साथ है। अब दानिश कुरैशी जी, एक कानून बना CAA, संसद ने बनाया, आपने कहा तो गैर कानूनी नहीं है। अब आपको UCC से क्या प्रॉब्लम हो रही है और आप ही लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, बाकी धर्म वालों को क्यों नहीं हो रही है? देखिए दीपक भाई, ये जो आपकी बात जो है ना, मुझे लगता है कि ये बात ही गैर संवैधानिक है। किसी भी कानून का विरोध करना और सहयोग करना ये हमारा संवैधानिक हक है। इसलिए आप ये कहें कि सरकार ने ला दिया इसलिए विरोध नहीं करना, ये तो लॉजिकेबल बात तो नहीं है दीपक भाई। क्या लॉजिक है? आप देखिए देश में बहुत सारे कानून ऐसे आए जिनमें विरोध हुआ। कई मामलों में विरोध होने के बावजूद भी जबरन सरकारों ने लागू करा, दूसरी सरकारें बदली तो उन्होंने इसको चेंज भी किया। कई बार सरकार पे ज्यादा दबाव आया तो कई बार विड्रॉ किया, कई बार तो डिस्कार्ड तक कर दिया गया। तो ये सारी चीजें लोकतंत्र का हिस्सा है। इसलिए आप एक जो बात कह रहे हैं ना कि आप सरकार लेकर, अरे सरकार क्या हुक्म लेके आई है क्या? अल्लाह के घर से उतर रही है क्या? सरकार का काम है लोगों के लिए सरकार बनाना, लोगों के लिए नियम कानून बनाना। वही तो बना रही है दानिश भाई, उसमें ही आपके पेट में दर्द है। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो मर्म है वो ये है कि लोकतंत्र में सरकार का काम ये था कि लोगों के बीच में जाके उनकी चीजों को समझे। अरे कराए ना, इतनी लंबी प्रैक्टिस हुई है 2 साल में वहां पर। अरे सुनिए, इतना लंबा सुझाव मांगे गए, पत्र आए, लेटर आए, सब लोगों से मिले, उसके बाद ड्राफ्ट बना, ड्राफ्ट के बाद कानून बना। अरे सवाल यहाँ ये आके खड़ा होता है कि आप लोगों के बीच में जाके तो 15 लाख की बात करते हैं, फिर जाके 15 लाख पे आ गए। दानिश कुरैशी आप ये बता दीजिए UCC में दिक्कत क्या है? दीपक भाई सुनिए, ये जो परेशानी है, ये बता दीजिए UCC में दिक्कत क्या है? एक पॉइंट बताइए, UCC में ये दिक्कत है देखिए, और सिर्फ मुसलमानों में ही पुरजोर विरोध क्यों? एक जनाब तो यही कह रहे थे पब्लिक मीटिंग में, उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूँ, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए UCC लाया गया है और वो काबिल वकील है। किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं जानता हूँ UCC के खिलाफ आंदोलन कर रहे उत्तराखंड में। वो कह रहे अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए UCC लाया गया है। देखिए वो तो आपको आपके सामने है, देश के कितने लाखों करोड़ रुपए देश के कॉर्पोरेट्स को डोनेट कर दिया। आपको कुछ मिला? हमको तो 15 रुपए भी नहीं मिले। आपको मिले दीपक भाई? बैरिस्टर साहब के पास बहुत है, ले लीजिए उनसे, असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत है, उनसे खानदानी बहुत है उनके पास, बहुत कुछ है बैरिस्टर साहब। अरे ले लीजिए उनसे थोड़े से, दानिश भाई दे दीजिए। दीपक भाई यही हमारे लिए काफी है, वही सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने 15 लाख का कोई एश्योरेंस नहीं दिया है कि तुम मेरी पार्टी में जुड़ जाओगे तो मैं 15 लाख दूंगा। 15 मिनट फौज हटाने की बात कही थी उनने, सिर्फ 15 मिनट फौज हटाने की बात कही थी। क्यों की तरह की 15 लाख की बात नहीं कही, 15 मिनट फौज हटाने की बात कही थी बैरिस्टर साहब के छोटे भाई ने। अब सुन भी लीजिए दानिश भाई, सुन भी लीजिए, संगीत रागी जी की बात सुन लीजिए। अच्छा, देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति जब ये कहते हैं कि गाड़ी के नीचे कोई आता था तब तो नहीं पूछता। देखिए बैरिस्टर साहब के भाई ने कहा था कि 15 मिनट अपनी पुलिस हटा लो, फिर हम बताते हैं कि हम क्या हैं। और वही वो धमकी जो है, वो धमकी का जो सॉफ्ट स्वरूप है, एंड्रॉयड वर्जन जो है, वो दानिश जी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा विरोध करना तो अधिकार है, बिल्कुल विरोध कीजिए। फिर वो कह रहे हैं मनाते, बताते, समझाते। जिस समाज को 75 साल में नहीं समझाया जा सका, यकीन मानिए उस समाज को आने वाले 150 साल तक भी आप नहीं समझा सकते, क्योंकि वो समाज का जिद ही एक अलग है। वो समाज कहता है कि हम जहाँ हैं हमारी शरीयत के अनुसार ही चलना चाहिए। और मज़ेदार बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था तो अंबेडकर साहब ने सवाल उठाया था कि ये शरीयत लॉ डिवाइन कहाँ से है? ये तो 1937 में ब्रिटिश लोगों ने कोडिफाई किया था और उसी के अनुसार आप चलने की बात कर रहे थे। आप कहते हैं, आज कहते हैं कि विविधता को देना चाहिए, संभावना जितनी हो उसको प्रश्रय देना चाहिए। यही सवाल डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में कहा था कि जो कोंकण के एरिया के मुसलमान हैं, दो दक्षिण भारत के मुसलमान हैं,
वो रीति रिवाज और परंपरा में उत्तर भारत के मुसलमानों से अलग है, रीति रिवाजों से अलग है, शादी ब्याह में उनका अलग है, डिवोर्स के रीति रिवाजों में उनका अलग है। तो आप सारे मुसलमानों को कोडिफाई करके एक एक कोड के अंदर लाने का मतलब आप मुसलमानों को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकली तौर पर। ऐसे हम अंग्रेजी में एक शब्द करते हैं होमोजेनाइजेशन एंड हेजेमनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स। तो ये अपने आप में बड़ा नकारात्मक शब्द है और उसी की ये धमकी मिलती है कि देखिए हम तो अब 25 करोड़ हो गए हैं, 20 करोड़ हो गए हैं, आप संसद से कानून बनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम शाहीन बाग खड़ा कर देंगे, हम ये कानून लागू ही नहीं होने देंगे। तो ये तर्क जो है वो बहुत दिन तक इस देश में अब चलने वाला नहीं है। यही बात शाहिद अली जी समझ लेते हैं। शाहिद अली जी एक बुराई बताइए यूसुफ। और एक वाजिब प्रश्न है और एक वाजिब सवाल यह है दीपक जी कि जब आपको क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान है, उससे इस्लाम खतरे में नहीं होता है, उससे शरीयत खतरे में नहीं होता है, तो सिविल लॉ के आ जाने से इस्लाम कहां से खतरे में हो जाता है और ये सबसे लॉजिकल सवाल हो जाता है। अब शाहिद अली साहब तो वकील है, शाहिद अली साहब आप क्रिमिनल लॉ तो मानते हैं ना, शरिया कानून तो मानते नहीं, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। दीपक भाई मानते हैं ना, क्रिमिनल लॉ मानते हैं शाहिद भाई? दीपक भाई, हमारे देश का जो भी कानून है हम उस कानून को मानते हैं, तो यूसीसी भी हमारे और देश आप का भी कानून मानते है हैं, सबको मानना ही भी होगा। हमारे देश का कानून है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, यूसीसी लाने की एक कोशिश की जा रही है और वो क्यों की जा रही है, उसके पीछे रीजंस क्या है, उसका मकसद क्या है? सिर्फ मुसलमानों को अजियत पहुंचाना, मुसलमानों को परेशान करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक पॉलिसी उस वक्त कांग्रेस चलती थी, अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स। आज की डेट में जो पॉलिसी चल रही है वो ये चल रही है हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स। एक तरह से वारसी शुरू कर रखी है कि साहब इनको जितनी अजियत पहुंचाओगे वो दूसरे हिंदू भाई खुश होंगे, ऐसा नहीं है। हिंदू भाई ना तब नाराज थे ना आज खुश है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। दीपक भाई सुनिए, हमला किया, दीपक भाई सुनिए, उसी आपको कोर्ट में दीपक भाई सुनिए, बहुत सारे आपको किसी ने डराया धमकाया, आपके खिलाफ जवाब किसी ने कोई काम किया, व्यक्तिगत बता दीजिए, दीपक भाई पूरे पैनल को दिखाइए प्लीज। दीपक भाई जवाब सुन लिए जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं हिंदुस्तान का एक अदना सा सिपाही हूं, मैं हिंदुस्तान का एक अदना सा नागरिक हूं। हिंदुस्तान की जितनी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है उतनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी है। हिंदुस्तान को एक रखने की, ताकतवर बनाने की जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी मेरी भी है। जितने राइट्स आपके हैं उतने राइट्स बनाइए ना, यूसीसी मानिए, जितने राइट्स आपके हैं ताकतवर बनाइए शाहिद भाई। सीए यूसीसी मानने से ताकतवर नहीं बनेगा, राम मंदिर मानिए। यूसीसी मानने से ताकतवर नहीं बनेगा। ताकतवर किस चीज से बनेगा और किस चीज से बना है? इस कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए पाकिस्तानियों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना ना, हो गए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी वजह से हम लगातार ताकतवर बन रहे हैं। क्योंकि देश का बंटवारा हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी नहीं लिखा हुआ है। डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स में और ड्यूटीज में। ड्यूटीज में राइट्स आप लोगों ने मानी कब है शायद भाई, ये बता दीजिए। यूसीसी की बात कर रहे हैं दीपक भाई, मुझे एक मिनट अपनी बात जरा कहने दीजिए, उसके बाद में जो आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। हमारे मुल्क में जो व्यवस्था है, या हिंदू मैरिज एक्ट भी है लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं है। यहाँ पर हिंदुओं के लिए अलग कानून है। यहाँ पर हिंदू गार्जियन वार्ड्स एक्ट है लेकिन मुसलमानों के लिए मुस्लिम गार्जियन वार्ड्स एक्ट नहीं है। यहाँ पर हिंदुओं के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है लेकिन मुसलमानों के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं है। यहाँ पर टीपीए के प्रोविजंस हिंदुओं पर लागू हो जाते हैं, मुसलमानों पर वो भी लागू नहीं होते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से किया गया है। हाँ, यहाँ पर कुछ सेकुलर एक्ट बने हैं, हम दाद देते हैं भारत सरकारों की, जिन जिन सरकारों ने बनाए हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जैसे गार्जियन वार्ड्स एक्ट है जहाँ पर मुसलमान भी जा सकते हैं हिंदू भी जा सकती हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है जहाँ पर हिंदू भी जा सकती मुसलमान भी जा सकती। जब ये तमाम एक्ट मौजूद हैं जिनको सेकुलर एक्ट कहते हैं, तमाम सेकुलर एक्ट मौजूद हैं, हिंदुओं के अलग एक्ट मौजूद हैं, तो ये जो आप एक्ट बनाने की बात कर रहे हो यूसीसी, ये बेसिकली आप हिंदुओं के उन सारे एक्ट को खत्म करना चाहते हो। मुसलमानों को तो आप सिर्फ एक चीज को खत्म करना चाहते हो, शरीयत एक्ट 1937 जो सिर्फ 2 पेज का एक्ट है,
जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे लिए अलाउड है, आप उसको खत्म करने के लिए तमाम हिंदुस्तान के हिंदू। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैंने पूरी बात सुनी, शायद पूरी बात सुनी ना। संगीत रागी 10 सेकंड आप छोड़िए, फिर मैं राखी राठौर जी के पास जाऊंगा। संगीत रागी जी सिर्फ 10 सेकंड, फिर राखी राठौर जी। देखिए सबसे पहली बात तो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 है, जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। दूसरी बार 7 बार कम से कम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेंच ने ये कहा है, ऑब्जर्वेशन दिया है, राय दिया है कि भाई इस देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तीसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ कि ये स्पेशल जो इनहेरिटेंस का मामला है, सक्सेशन का मामला है, शादी के उम्र का मामला है, ये शरीयत से देश में नहीं चलना चाहिए। ये शरीयत आप अमेरिका में जाकर के तो ये नफासत नहीं पढ़ते हैं, ये जाकर के स्पेन में नफासत तो नहीं करते हैं, ये फ्रांस में नफासत तो नहीं करते हैं। भारत के अंदर चाहिए, क्योंकि आपकी गजवाए हिंद की मानसिकता जो थी वो 1947 से पहले थी, और उसके बावजूद भी इस मानसिकता से इस देश का मुस्लिम समाज एक रैडिकल कट्टरवादी तत्वों से बाहर नहीं निकल करके आया है। कहां से लेके आते हैं इसको गजवाए हिंद को? अरे कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ गए सर गजवाए? वही है जो सड़कों पर कहता है कि 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। गजवाए हिंद क्या है? वो सर तन से जुदा के नारे लगाता है, वही कहता है इस देश में हम इस्लाम का शासन स्थापित करेंगे। पीएफआई क्या था? सिम्मी क्या था? सिम्मी किस लिए बना गया? पीएफआई क्यों बनाया गया? कितने देश का कानून आप मानते हैं वो शाहीन बाग से पता है। शाहीन बाग से पता है कि इस देश का मुसलमान का एक तबका हुआ है, वो कितना इस देश के कानून को मानता है। आप कहते हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये है गजवाए हिंद। इसको क्यों नहीं कहते आप ये गजवाए हिंद है? जब इसको हिंदू राष्ट्र में किसी के साथ भेदभाव नहीं है, इस्लामिक राष्ट्र में भेदभाव है। ये मान लेते शाहिद अली साहब, मैं सीधे राखी जी के पास जाऊंगा। राखी जी इनके तर्क से सहमत है? नॉन सेक्युलर, आप मतलब आप तो धर्मनिरपेक्षता को छिन्न भिन्न करना चाहती है, सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाहती है यूसीसी लाकर, ये तर्क दे रहे शाहिद अली साहब। देखिए दीपक जी, यूसीसी सिर्फ देने के लिए आएगा। मैं वही बात कहना चाहूंगी, जैसे सीए, जब हम लोग सीए की बात करते थे तब भी वो कुछ देकर गया था, और यूसीसी को हम जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में देखते हैं। महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, जो अधिकार लगातार कई सालों से मिल नहीं रहे थे, उन अधिकारों के लिए महिलाओं ने लगातार काम किया। और अब जाके मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी जी को, लगातार भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। और मैं पूछना चाहती हूँ शाहिद जी से और दानिश जी से कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों के पास में वही अधिकार हो जो सब महिलाओं के पास हमारे देश में। हमारे देश के अंदर हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, हर वर्ग के पास में वही अधिकार क्यों नहीं होने चाहिए? चाहे वो विवाह से रिलेटेड हो, चाहे वो तलाक से, उत्तराधिकारी से हो, हर तरह से अधिकार अगर सेम होंगे तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सकता है। आप प्रॉब्लम बताते हैं कि आप गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है तो वहां के मुस्लिमों को प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्यों लगता है कि हर बात में आपको प्रॉब्लम होगी? देखिए, किसी भी समाज के अंदर अगर कोई कुप्रथा है तो उसको ठीक करना, उसमें एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। और लगातार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि जब तक एक कानून, एक देश, एक निशान और एक पहचान की हम लोग जो बात करते हैं, एक कानून नहीं होगा तब तक हमारा देश उस लेवल पर विकास नहीं कर सकता जिस लेवल पर हम लोग चाहते हैं। अभी तक देखिए राशिद जी और दानिश जी इसमें समस्या क्या है ये बताने में नाकाम रहे। उन्होंने प्रॉब्लम नहीं बताई है कि हमें ये प्रॉब्लम है यूसीसी की वजह से। और महिलाओं को अगर अधिकार मिलते हैं, महिलाएं अगर आगे बढ़ती हैं तो वो देखिए कि पूरे देश के लिए अच्छा होगा। मैं तो चाहूंगी, हर चीज के लिए आप लोग विरोध करते हैं, जब भी देश में कुछ अच्छा होता है आपको विरोध करना होता है, लेकिन इसको मत कीजिए क्योंकि ये देश के लिए हित में हो रहा है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, आप भी बताइए दीपक जी, मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारी हैं जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, चाहे वो सूडान हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इजिप्ट हो, यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता है। तो हमारे देश में कहां प्रॉब्लम है? कॉन्स्टिट्यूशन की भावना हो, चाहे गांधी जी से लेकर के अंबेडकर जी की मैं बात करूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के बार बार स्टेटमेंट्स की बात करूं, हर एक जगह एक मंशा, एक मकसद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जिस तरह से आपराधिक संहिता है वैसे ही नागरिक संहिता भी हमारे देश में लागू होनी चाहिए। और समस्या बताइए, समस्या पे डिस्कस कीजिए। 22nd लॉ कमीशन के माध्यम से सजेशंस अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट मांग रही है। आपकी जो प्रॉब्लम है वहां बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम वाजिब होगी तो उसको भी एड्रेस किया जाएगा। लेकिन आकर के बिना किसी मतलब बेसलेस बात करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। राशिद जरीफ साहब, क्या दिक्कत है यूसीसी से बताइए। बहुत बड़ी दिक्कत है सर, बहुत बड़ी दिक्कत है। आप बता रहे हैं कि भाई बताओ कहां दिक्कत है। दिक्कत यह है कि बीजेपी में कोई मुसलमान नहीं है,
आप अरे बीजेपी मुसलमान नहीं थे, यूसीसी का क्या लेना देना? राशिद शरीफ साहब सुनो यार, अरे सुनिए मेरी जान, पहले सुनिए आप। जो भी है आज जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई मुसलमान को टिकट नहीं देता। आप मुसलमान की शादी से, अरे ओवैसी साहब है ना, आपको देंगे टिकट, मुसलमान की ऐसा बता रहे कि भी दे देंगे। आप हमदर्द है, आप हमदर्द, आप धोखा दे रहे। ओवैसी साहब से टिकट मांगी है दानिश भाई की पार्टी, धोखा दे रहे यूसीसी लाके। अरे तो यूसीसी दिक्कत बता नहीं रहे, बीजेपी मुसलमान ये नहीं बता रहे, ये बता रहे कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। अरे यूसीसी से क्या दिक्कत है राशिद शरीफ साहब, समझाइए। नहीं है, बता दीजिए आप बताइए। अरे ये धोखा है, सीधा सीधा धोखा दे रहे हैं आप ऐसा। हमारे जितने भी है मुसलमानों के मसले मसाइल आज तक आप उठाते नहीं। मुसलमानों को पार्लियामेंट में देख नहीं सकते आप। बच्चियों की बात कर रहे हैं, हमारे हक देने की बात कर रहे हैं, आप देते हमारे को हक, कहां से लाके देते? आज तक दिए कोई हक? मस्जिदों के पीछे, हमारे मदरसों के पीछे, मुसलमानों के पीछे हमेशा गलत ज़हनियत है आप लोगों की। इस वजह से आज हम परेशान इस वजह से है कि भाई आज आदिवासियों को निकाल दिया। सुनिए सर, आप आदिवासियों परेशान है भाई, परेशान मत होइए राशिद शरीफ साहब। मैंने शाहिद भाई से पूछा कि आपको 9 साल में किसी ने परेशान किया, आपको किसी ने वकालत करने से रोका, आपको अपने दीन के काम करने से रोका? राशिद शरीफ साहब आपको रोका तो बता दीजिए, बताइए राशिद शरीफ साहब। कैसा रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितने साल? अरे यूसीसी में ये नहीं है भाई, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है? जो खाना हो खाइए, जो पीना हो पीजिए, जैसे रहना हो रहिए। यूसीसी में ये सब नहीं है। दीपक जी, राशिद जी को यूसीसी में कोई समस्या नहीं है, इनको समस्या लगातार आदरणीय मोदी जी का सबका साथ सबका विकास की जो पॉलिसी है उसमें काम, इससे समस्या है आपको। अगर आप ये चाहते हैं कि समाज के लिए मोदी जी ने क्या किया तो मैं बता देती हूँ उन चीजों को। यूसीसी का गोवा देखिए राशिद जी, अरे तमाशा कर रहे हैं यूसीसी में। राशिद जी, यूसीसी में समस्या आप बताने, अरे एक नजर से देखना पड़ेगा, एक कानून लाने से पहले आपको एक नजर से देखना पड़ेगा सबको। अगर हिंदू को अलग, अरे राशिद साहब गुस्सा ना होइए, गुस्सा नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा। राशिद साहब गुस्सा नहीं होइए, बीपी बढ़ जाएगा। राशिद साहब गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। राखी जी कह रही है, अपनी बात कह रही है। राखी नजर से देखना है मेरे भाई, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ दीपक जी, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। अच्छा राखी जी की बात सुन लीजिए। राखी जी, आप नहीं बता पाए ना यूसीसी से क्या दिक्कत है? तो जरूरत नहीं है आपको कानून लाने की। राशिद जी, ये बोलिए मैडम, बोलिए, सुन रहा हूं मैं आपकी बात, सुन रहा हूं। बता पाए, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या कहा है। वैसे देखिए, हम सबका साथ सबका विकास के ध्येय के साथ चलते हैं, लेकिन आपके जैसे लोग जब चैनल पर आकर बोलते हैं तो आपके लिए डेटा लेकर आई हूँ। 37% जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसका लाभ अल्पसंख्यक वर्ग को मिला है। अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट की बात करूं तो 13-14 में 3000 करोड़ हुआ करता था, आज 5000 करोड़ है। शिक्षा में 1000 करोड़ का जो खर्चा था आज 2000 करोड़ किया। बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो गरीब नवाज हो, नई मंजिल हो, सीखो और कमाओ योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज को आगे लाने का काम किया है। और आप बताइए कौन सी ऐसी योजना थी जहां पर हम लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर कहीं पर मुस्लिमों के साथ में भेदभाव किया हो? आदरणीय मोदी जी की हमेशा यह भावना नहीं है रही है कि देश का हर व्यक्ति सर्वस्पर्शी समावेशी विकास तभी पॉसिबल है जब हर एक व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे। और आप बताइए, आप टिकट की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं बात करते हैं कि जब हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचते हैं, हर एक कहीं पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन की लगातार बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये देश है, हमारा देश है, शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और संविधान ये कहता है, आर्टिकल 44 जिसके बारे में संगीत राजू जी कह रहे थे कि संविधान मेरे को इजाजत देता है, संविधान मेरे को इजाजत देता है, मेरे को क्या कैसा रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, मेरे को संविधान इजाजत देता है। खाने पीने का क्या लेना दे रहा है यूसीसी में? राजीव साहब गजब बात करते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, पूरे पहल को दिखाई। एक मिनट, खाना पीना कहाँ से आ गया राशिद शरीफ साहब यूसीसी में? अरे आप चिकन खाएं, मटन खाएं, बिरयानी खाएं, ये लिखा हुआ यूसीसी में। मैडम बहुत अच्छी लिखा हुआ यूसीसी में क्या खाना चाहिए की बात सुन रहा था। अरे राशिद शरीफ साहब, राशिद शरीफ साहब, अरे कुछ बात लॉजिक की करिए ना, ऊपर के बारे से भी कुछ बात करिए। 3000 करोड़ अरे खाना पीना यूसीसी में लिखा हुआ है क्या? चिकन खाइए कि मटन खाइए? माइनॉरिटी का बजट था, बैगन का भरता खाइए, लिखा हुआ यूसीसी में। नहीं सर, आप बताइए। अब मैडम बाजू बैठे, मैडम 5000 करोड़ माइनॉरिटी का था, क्यों 3000 कर दिए? बताइए जरा आप।
क्यों 3,000 में कुछ जवाब दीजिए, क्यों 3,000 करोड़ कर दिया? 5,000 करोड़ का बजट था आपका। तो क्या ये भ्रम की स्थिति है? 3,000 से 5,000 की राशि चीज झूठ मत बोलिए, आकर डेटा लेकर आई हूं, क्योंकि आप जैसे लोगों को वेरीफाई करना पड़ता है। अदरवाइज मैं तो ये चाहती हूं कि जो 4 वर्ग की बात आदरणीय मोदी जी कहते हैं, गरीब, किसान, युवा और जो हमारी महिलाएं हैं, उन्हीं की बात होनी चाहिए। क्यों इस तरह से धर्म के मामले में डिवाइड करना चाहते हैं? सबके लिए एक जब मैडम, नारी खुश है, युवा खुश है, दलित खुश है, देखिए साफ साफ बात है खुश है, आप माइनॉरिटी भी खुश है, बहुत खुश है, माइनॉरिटी भी, रजिस्ट्रेशन किसान भी बहुत खुश है। के तलाक के इन सब के कानून जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए सेम होंगे। इस बात को मानने में कहाँ प्रॉब्लम है? आप अपने रीति रिवाज मानिए, आप अपने त्योहार मनाइए, कौन मना कर रहा है? क्यों क्या भाई, खाना है, आपको क्या पीना है? ऐसी बातें आकर के भ्रम की स्थिति क्यों फैला रहे हैं आप आकर यहाँ पर? राशिद जरी साहब, यूसीसी में लिखा हुआ है कि आप बिरयानी खाइए, चिकन मत खाइए, बिरयानी खाइए, मटन मत खाइए, लिखा हुआ है यूसीसी में। राशिद साहब, आप खाने पीने की बात कर रहे थे। दीपक जी, यूसीसी की बात हो रही, बिरयानी की बात। अगर बिरयानी खाना है तो हैदराबाद आओ। नहीं, मैं आऊंगा, खाऊंगा हैदराबाद आपके साथ बिरयानी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, खाने पीने का कहाँ लिखा हुआ है यूसीसी में? ये खाओ, ये पियो। पैनल में जो बैठे हुए, मैं उनको भी दावत दे रहा हूँ। ठीक है, संगीत रागी जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? संगीत रागी जी बताइए। राशिद जरी ने बता दिया कि कितना अन्याय हो रहा है मुसलमानों के साथ इस देश में, और संगीत रागी जी कर रहे सब अन्याय। देखिए दीपक, 100% बात कर रहे हो मुसलमानों का। संगीत रागी जी 100% बात खिलाफ कर रहे हैं। सबको लेके चलो यार, सबसे पहले तो मुसलमानों का ये जो दर्जा है, जो माइनॉरिटी का दर्जा खत्म करें। मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, मुसलमान दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है इस देश में। इसलिए सबसे पहले इसकी मुस्लिम माइनॉरिटी का जो दर्जा है उसे बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को ये सफाई देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और मुसलमानों को ये मांगने का हक नहीं है कि 3,000 दे रहे हो या 5,000 दे रहे हो। भारत के नागरिक के तौर पर आपको जो भी दिया जा रहा है वो भारत के नागरिक के तौर पर आपको मिलना चाहिए। मुसलमानों के नाम पर आपका एक देश बन चुका है, इसलिए आपको कोई हक नहीं होता है इस देश के मुसलमानों को मांगने का कि हमको मुसलमानों के नाम पर अलग से बजट दो और हमको मुसलमानों के नाम पर अलग से ये कहता। मैं एकदम बिल्कुल इसके खिलाफ है। तीसरी बात, मुसलमानों को 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दी जा चुकी है। अरे भाई, मुझे अपनी बात तो कह लेने दो ना। ये जो मानसिकता है ना, मुसलमान 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 की, हमको ये दो, हमको ये दो। एक बार बहुत अच्छा जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जिन्ना का जो डिमांड है ना वो सुरसा की तरह है, वो हमेशा उसको आप भर नहीं सकते हैं। तो मुस्लिम समाज की ये जो मानसिकता है ना, वो हमेशा डिसैटिस्फाइड कम्युनिटी रहेगा, आप इसे समझा नहीं सकते हैं। इसलिए सामान्य नागरिक के तौर पर, सामान्य नागरिक जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी को एक ही स्तर पर आना चाहिए। आपने अच्छा कहा। देखिए, यहाँ बैठे दानिश कुरैशी जी, AIMIM, ये सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, नहीं जा पाए क्योंकि सरदार पटेल आ गए। तो अब क्या है, यहाँ की छाती में मूंग डालेंगे, यही है ना दानिश कुरैशी साहब? देखिए, सबसे पहले आपकी पार्टी तो औपचारिक तौर पर पाकिस्तान जाना चाहती थी। सुनिए, संगीत रागी जो कुछ ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी पाकिस्तान जाना चाहती थी, नहीं जाना चाहती थी? मजलिस पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, नहीं होना चाहती थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मजलिस क्या जाना चाहती थी? सऊदी अरब से ज्यादा प्रेम है तो वहाँ चले जाइए, देश आपको इसकी इजाजत देता है। सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे। रह गई बात हमारी, नहीं, सवाल का सीधा आप मुझे बताइए। अच्छा, संगीत रागी जी, आपने भी इतिहास पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। मजलिस जाना चाहती थी ना पाकिस्तान, औपचारिक तौर पर जाना चाहती थी ना? बिल्कुल। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान से मिलना चाहता था, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता था, और जो ओवैसी के बाप दादे थे वो भी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। ये तो सरदार पटेल का डंडा था जो हैदराबाद भारत के साथ रहा। ये सच्चाई है, ये इतिहास की सच्चाई है। दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, अरे इतना नाराज मत होइए भाई, इतिहास से सबक लीजिए दानिश कुरैशी जी। इनको सिर्फ बातें करना बड़ी बड़ी आती, और कुछ नहीं आता। मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, औपचारिक तौर पर मजलिस ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, क्या ये हाँ सही है या गलत है?
आप पाकिस्तान जाना चाहते थे, ये सही है गलत है? सुनिए मेरी बात, जो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे उनको आज तक ऐसा ही लगता है, और वो लगता उत्तर प्रदेश का मुसलमान ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था या नहीं किया था? तो सारा यही रह गया, उत्तर प्रदेश का मुसलमान किया था या नहीं किया था? वो आज जाके बता रहे हैं। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, फंस जाएंगे ना, बोलेंगे। दानिश कुरैशी जी, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, राशिद कुरैशी इसलिए परेशान है क्योंकि उनको लग रहा है यूसीसी आने के बाद इनको साबुदाने की खिचड़ी खानी पड़ेगी, बिरयानी नहीं मिलेगी। दानिश कुरैशी जी इस बात से परेशान है कि हमको ये ना बोला जाए कि हम पाकिस्तान जाना चाहते थे। दानिश भाई, अब सच बता दीजिए ना, थोड़ा इतिहास तो आपने भी पढ़ा होगा। मजलिस पाकिस्तान जाना चाहती थी ना, आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे दानिश भाई? देश से गद्दारी करने वाले, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले, जो पाकिस्तान जाने वाले थे वो नहीं जा पाए। इन लोगों अच्छा, राखी राठौर जी, मैं राखी जी के पास जाता हूं। देश का मुझे समझे अपमान जैसा लगता है। अच्छा, सही है। दानिश भाई, आज फंस गए हो आप, बताओ। असदुद्दीन ओवैसी के बाप दादा पाकिस्तान जाना चाहते थे कि नहीं जाना चाहते थे? कोई नहीं फंस सकता। दानिश भाई, बिरयानी खिला दो दीपक भाई को। हम तो नहीं फंसे हैं, संविधान लागू है। शाहिद भाई, रात में भिजवा दीजिएगा, मेरे घर पे भिजवा दीजिएगा, एड्रेस भेज देता हूँ बिरयानी के लिए। राखी राठौर जी के पास जाऊँ। राखी राठौर जी, ये तीन लोग जो है ना मेरे भाई लोग, शाहिद अली साहब, राशिद अली साहब, दानिश कुरैशी साहब, इनने कह दिया है हम नहीं सुधरेंगे, हम वही राजनीति करेंगे। क्योंकि उनको तो शरीफ के अगवा जाके खा के आ गए थे, और कितने शरीफ है सारी दुनिया ने देख लिया। आज यूसीसी पे चर्चा थी, इस पे एक पॉजिटिव चर्चा करते, इसमें जो समस्या है उनके बारे में बताते। उत्तराखंड ने भी सारे स्टेक होल्डर्स से बात करके इस पूरे ड्राफ्ट को जो है विधानसभा में आज पेश किया है। मैंने पहले भी कहा कि जो 22वां लॉ कमीशन है वो भी बहुत सारे सुझाव मांग रहा है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगी, क्यों ना एक देश श्रेष्ठ भारत के रूप में हम लोग अपनी पहचान बनाएं। क्यों आकर के इस तरह से चैनल पर बोलते हैं? और यूसीसी के लिए जब बात हो रही है तो मैं हम बोले भी नहीं, आप क्या चाहती हैं? हम बोले भी नहीं, मतलब कहाँ समस्या है? सर, हम तो ये निवेदन कर रहे हैं कि यूसीसी पे बताइए क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर एक कानून से सभी नागरिक जो है वो गवर्न हो, उससे समस्या बताइए। ये साथ आपकी मानसिकता सारे ऑडियंस देख रहे होंगे कि किस तरह की मानसिकता आप कर रहे हैं। आप समस्या नहीं बता पा रहे हैं कि यूसीसी में क्या प्रॉब्लम है। और मैं अभी भी आपको ये कहूंगी, यूसीसी देने का एक ड्राफ्ट है, ये लेने का ड्राफ्ट नहीं है। ये हमारे देश में हर एक नागरिक को एक सा अधिकार देने का ड्राफ्ट है, और जो देने का ड्राफ्ट है जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। मुझे अच्छा लगता कि आप दानिश जी चिल्लाइए नहीं ना। दानिश भाई, आप स्काइप पे जुड़े हैं, आवाज कटती है आपकी। राखी जी के बाद आप बोलिएगा, नाराज मत होइए आप दानिश भाई, बीपी बढ़ जाएगा। कि आपका यूसीसी पे स्टैंड जो है वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है जिसके माध्यम से आप यूसीसी का विरोध करें। एक भी बिंदु आप ये बता नहीं पाए कि जो गलत है, आप एक भी वैलिड पॉइंट नहीं बता पाए हैं। वो मुस्लिम जो गोवा में रहता है उसे तकलीफ नहीं है, लेकिन हर चीज को अपने ऊपर लेना कितना गलत है। अभी भी बताइए आप, यूसीसी में समस्या क्या है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि एक परिवार के लोग हैं, एक परिवार के अंदर जो सदस्य है उन पे एक ही कानून होगा, और इस भावना के साथ सबका विकास के भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और आगे भी करेगी। आप चाहे कितना भी विरोध करें, और मुझे लगता है ऑडियंस देख रही होगी, आज जो दर्शक है वो देख रहे होंगे कि यूसीसी पे कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। ये आपकी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है, आप एक्सपोज हो गए, क्योंकि यूसीसी के अंदर महिलाओं को अधिकार मिलेंगे। और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी 3 तलाक की बात हो, चाहे हज पर जाने के लिए महरम की जो कंडीशन थी उसको खत्म करने की बात हो, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बच्चियों को आगे लाना, चाहे वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम से लेकर के दानिश भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दानिश भाई, आप टेक्निकल चीजों को इतना अच्छा समझते हैं, इतना नाराज मत होइए, आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। इस अभियान में, मोदी जी के अभियान में भारत की 140 करोड़ की जनता साथ देगी। दिन सस्टेन करने वाले नहीं है। आप मणिपुर की महिलाओं पे कुछ बोली, प्रधानमंत्री जी 3 महीने तक 4 महीने तक कुछ बोले नहीं। बिल्किस बानो पे इतना दर्द है महिलाओं का, तो कभी बोल के बताइए ना, आवाज तो निकलती नहीं है आपको। फिर सुहानी बातें जो आप करती है ना, दानिश भाई यूसीसी पे बात कीजिए, ये मणिपुर बाद में बात करेंगे। अरे मणिपुर पे बहुत बात कर चुके हैं, यूसीसी पे बात कीजिए। महिलाओं पे अगर
अगर महिलाओं से संबंधित बजट जो है उसको बढ़ाने का अगर काम किया है तो 130% भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सैनिक स्कूल्स में बच्चियों का एडमिशन अगर शुरू हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सेना में आर्म्ड फोर्सेस में अगर फुल परमानेंट कमीशन मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अगर हज पर जाने के लिए 4000 महिलाओं को किसी पुरुष साथी की जरूरत नहीं पड़ी तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज अगर मैं पुरुष टू महिला का रेशो देखूं तो 1000 से 1022 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप बताइए आपने कौन सा महिलाओं का काम किया? एक महिला बताइए आपकी टीम में, आपकी जो पूरी यूनिट है आपकी पार्टी की, उसमें एक महिला को आप शामिल नहीं करते हैं। और बात करते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया, महिलाओं को आगे चल के लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन। अरे दानिश भाई एक बात बताइए ना, एक बात पूछनी है दानिश भाई, नाराज मत होइए, नाराज मत आपको पता कितनी महिला और कितनी बहनें हैं? दानिश भाई एक बात बताइए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा और थोड़ा धीरे से दीजिएगा। आप स्काइप पे हैं, कार में बैठे हुए चिल्ला रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है। मुझे एक बात बताइए, मजलिस की क्या महिला विंग है कोई ऑल इंडिया? बिल्कुल है। बिल्कुल। कौन अध्यक्ष है जरा वेबसाइट पे खोल के बताइए। एक प्रवक्ता बताइए, इनकी एक महिला प्रवक्ता बताइए। दीपक जी एक महिला प्रवक्ता आज तक कभी MIM की मैंने तो नहीं देखी, मैं किसी के साथ डिबेट नहीं करी आज तक MIM की किसी महिला प्रवक्ता है ही नहीं। राखी जी है ही नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ है ही नहीं। नहीं, आपके पास जो जानकारी है ना वो जहां से मिलती है ना, आपको उससे ज्यादा और कुछ पता ही नहीं है। जाके आप देख लीजिए कितनी महिलाएं हमारे पास काउंसिलर हैं, कितनी महिलाएं। अरे मैं महिला विंग का पूछ रहा हूँ। एक मिनट, मेरा रिसर्च बैकअप टीम ऑल इंडिया। अच्छा, अखिल जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अखिल जी जरा देखिए MIM की महिला विंग है या नहीं, चेक करवा लेते हैं, हम चेक करवा लेते हैं। दानिश भाई चेक करवा लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब शायद अली भाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। प्रधानमंत्री ने कहा, अब दानिश भाई रुक जाइए। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे लिए 4 जातियां हैं, महिलाएं, किसान, युवा और गरीब, है ना। ये बात उन्होंने कही सैद्धांतिक तौर पर। तो क्या उन्होंने ये कहा कि मैं अल्पसंख्यकों को इससे हटा रहा हूँ, मुसलमानों को हटा रहा हूँ? अरे युवा, मुसलमान युवा नहीं है, मुसलमान महिलाएं नहीं है, मुसलमान अन्नदाता नहीं है और मुसलमान गरीब नहीं है। इन 4 जातियों में क्या मुसलमान शामिल हैं या नहीं है? शाहिद अली को क्या लगता है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमारा जो देश है ना, इस देश की विविधता को आपको समझना होगा, इस देश की असलियत को आपको समझना होगा। तमाम कानूनों ने, इवन के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमारे यहाँ पर कस्टम्स को इजाजत दी है कि जो कस्टम्स हैं। अरे मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है शाहिद अली साहब, क्या कस्टम, क्या रीति रिवाज, उनको लग रहा है साबूदाने की खिचड़ी खिलाएंगे यूसीसी के बाद? सुनिए तो मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा, महिलाएं, गरीब, युवा और किसान, क्या इसमें मुसलमान है कि नहीं है? प्रधानमंत्री की इस कैटेगरी में है या नहीं? हाँ या ना? पूरे हिंदुस्तान को जिन 4 वर्गों में आप बांटना चाहते हो, पूरे हिंदुस्तान को, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारा हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा सर। इस चीज को आप क्यों नहीं मानना चाहते हैं, समझ में नहीं आता मेरे। तो अच्छा, आपके या किसी के पेट में क्यों दर्द होता है? आपको या किसी के पेट में क्यों दर्द होता है? अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मेरे मजहब को मानने की आजादी देता है, मुझे मेरे मजहब के हिसाब से फैसले करने की आजादी देता है। मुझे एक बात, मैं राठौड़ जी एक मिनट जरा, मैं चैलेंज दे रहा हूं, आपको भी चैलेंज दे रहा हूं और आपके माध्यम से पूरे मुल्क को मैं चैलेंज दे रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ चैलेंज दे रहा हूं। आप इस्लाम की एक चीज ले आइए जिसके बारे में आप ये कह सकें कि साहब हम इसको चेंज करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है, ये अच्छी नहीं है। मैं मान लूंगा आपकी बात, करिए आप बहस इस चीज पर। ठीक है, आइए संगीत रागी जी बात करने लगाने के लिए। संगीत रागी जी बताइए, आप बताइए जवाब देती हूँ इस बात का। ठीक है, रागी जी पहले, फिर संगीत रागी जी। रागी जी पहले, संगीत रागी जी। शाहिद जी आपके घर में आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी होगी, कभी सुनिए उनको। अगर आप अपने घर पूरे हकूक है उनके, तलाक को हटाने के बाद सबसे ज्यादा हकूक हमने ही दिए हैं।
और आपके सबसे यहाँ ज्यादा पर हकूक महिलाओं की जो राखी जी स्थिति है उसी को इस्लाम ने ही सुधारने दिए का हैं। काम जो है वो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल और ये बात बराबर मान के लीजिएगा, जब हकूक तक दिए महिलाओं हैं, को आगे आने नहीं बिल्कुल देंगे, बराबर के हकूक आपको दिए सिर्फ हैं। और सिर्फ जिस तरह से पुरानी पूरे पार्टियों ने बराबर सिर्फ और के सिर्फ हकूक है। तुष्टीकरण के लिए Equality। वोट बैंक की तरह बिल्कुल अपनाया है, equality वैसा की ही बात होगा। करता है इस्लाम। वो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी Completely जो होगी। equality की बात करता है। बिल्कुल नहीं करता है। देखिए महिलाओं को Completely क्या equality की अधिकार है, बात तलाक करता के है। लिए महिलाओं को क्या अधिकार है, उत्तराधिकारी पूरे के लिए अधिकार हैं। क्या महिलाओं को पूरे अधिकार है, विरासत उसको के लिए मिसइंटरप्रेट सबको जो आजकल मालूम लोग है। कर लेते हैं, तो सर अब इसलिए ऐसा तसल्ली लगता है से कि हाँ अपनी सब नहीं है। घर की बहन बेटी Complete को अधिकार सुनिएगा है। पहले, तब आपको मालूम चलेगा कि इस्लाम के अंदर किस तरह से ठीक है, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी बताइए। देखिए लगातार जो सेंटिमेंट आप लेके बैठे हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, मैं आपको दावत देता हूँ स्टडी तो अखिल जी को मैसेज भेजा है, प्लीज देख लें। आप हाँ स्टडी कर लें, उस पर भी स्टडी कर लें, उस पर भी स्टडी कर लें, बेस्ट बता दें मुझे उससे अच्छा ठीक है, शाहिद अली जी बिल्कुल करेंगे बहस। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी बहस करने के लिए तैयार हैं हम। संगीत रागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक आप सब बड़े कुछ भी कहें, लेकिन मैं कह रहा हूं बहस करने से पहले पढ़ ले थोड़ा सा। दीपक जी, हलाला कोई कस्टम नहीं है, ये कुरीति है जिसमें एक महिला यदि डाइवोर्स हो जाती है तो दूसरी बार उसको अपने पति से ही शादी करने के लिए से किसी तीसरे मर्द के पास भेजा जाता है। और आपको पता है कि ये उसमें क्या क्या कॉन्टेक्स्ट में समझिए सर, आप भेजा नहीं जाता है, ये गलत, प्लीज गलत बयानी मत कर लीजिए। प्लीज कुरान में आयत नंबर 229 230 में उसका विवरण है, आप गलत मत बता दीजिए ना, छोड़िए ना, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते ना। आप डाइवर्सिटी को कितना, आपको कोई हक नहीं है सुन लीजिए कि आप अपने मन से एक परिभाषा बता दें। आप कुरान की आयत कोट करिए पहले, फिर बताइए किस परिप्रेक्ष्य में है वो, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका लिए कॉन्सेप्ट क्या है। बिना कॉन्सेप्ट की बात करे हुए आपने एक चीज बीच में से निकाली, आगे पीछे कुछ नहीं, ये वाली बात है, ऐसा नहीं होता शाहिद जी। जो भी है अच्छा नहीं है, जो भी है ये अच्छा नहीं है, आप बोलने तो दे हमको, आप पढ़े तो संगीत रागी जी को बोलने दे प्लीज। शाहिद जी, संगीत रागी जी को बोलने दे। संगीत रागी जी देखिए हलाला क्या है, हमारे बड़े भाई हैं बिल्कुल, और ये कैसा इसके साथ दुर्व्यवहार होता है महिलाओं के साथ, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। महिलाओं को, बहुत सारी महिलाओं का एक हिस्सा है जिसे मुस्लिम समाज जानवरों से बदतर जिंदगी दिए हुए उनको घर में कैद। कल आज अफगानिस्तान न बन जाए भारत के मुसलमानों में जो इतनी कट्टरता धीरे धीरे देखने को मिल रही है। एक समय था जब अफगानिस्तान में महिलाएं जो हैं वो स्वतंत्र घुमा करती थी, आज अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए। वही मानसिकता यदि भारत के मुसलमानों में जड़ करती गई, भारत के मुस्लिम समाज के अंदर भी महिलाओं की आजादी वैसे ही उतनी उनकी दुर्दशा है। आप उनसे आप मुस्लिम लड़की क्या पहने क्या खाए उस पर तो आपको बड़ी परेशानी होती है। दूसरों से आप कहते हैं कि अरे आपकी यदि आज़ादी है, स्वतंत्रता है, बराबर का अधिकार है तो बड़ी अच्छी बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में वही वाली चीजें आ जाएंगी, क्यों परेशान हो रहे हैं? जो चीजें आधुनिक भारत के निर्माण में और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर खड़ी होगी वो चीजें स्वीकार हो जाएंगी, और जो चीजें नहीं होगी उससे समुद्र में फेंक देने की आवश्यकता है। काल जो चीजें जो होती है जो हमेशा के लिए होती हैं वैसी चीजें रहनी चाहिए। जो काल बाह्य है उसे हमेशा उतार देना चाहिए, तभी समय आज परिवर्तित होता है। आज सऊदी अरब का मुसलमान जो है वो अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, लेकिन भारत का मुसलमान इसे कहते हैं जो कन्वर्टेड मुसलमान है, वो जो जिसके माँ बाप डर से तलवार के बल पर कन्वर्ट कर गए हैं, वो जो कायरता में दूसरे इस्लाम स्वीकार कर लिए, जिनके बाप दादों ने कायरता में इस्लाम स्वीकार कर लिया है, वो कन्वर्टेड मुसलमान जरूरत से ज्यादा मुसलमान बनने की चेष्टा करते हैं, और वो उनको देखते हैं कि वो सऊदी अरबिया से भी हम ज्यादा कट्टर मुसलमान बनने जा रहे हैं। ये बात तो सही है, ये बात सही है। पता नहीं, मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ था कि भारत के मुसलमान एकदम से फिलिस्तीन चिल्ला रहे थे। अब इजराइल रोज फिलिस्तीन में मार के जा रहा है, फिलिस्तीन भूल गए ओवैसी साहब। भारत के मुसलमान भी भूल गए, मार खा रहे बेचारे फिलिस्तीनी लोग, अभी भी खा रहे। खैर राशिद शरीफ साहब, बचाने चले जाए ना, वहां बचाने चले जाए, बिरयानी खाए कि साबूदाने की खिचड़ी खाए कि बैगन का भरता खाए, ये कहीं नहीं लिखा यूसीसी में। प्लीज समझिए राशिद शरीफ साहब, खाने पीने पे कोई रोक नहीं है, आपके पहनावे पे कोई रोक नहीं है, आपके धार्मिक रीति रिवाज पे कोई रोक नहीं है, तो इसलिए आप बढ़िया से बिरयानी खाएं, मस्त रहें, खुश रहें और डिबेट हमारे साथ ऐसे ही करते रहे।